नैरेटिव आर्ट में नरेशन अलग हो गया, मास्टर शॉट अलग हो गया, आर्ट आया, कुमार शानी का आर्ट आया, वो ब्रेसों के डिसाइपल है, वो ब्रेसों के साथ पूरी एक फिल्म के शूट में रहे हैं, वहाँ से वो सीख के आए थे, उनके अलग हुआ, लेकिन है तो वो नैरेटिव आर्ट ही ना, वो क्लासिक सिनेमा या पोटिक सिनेमा नहीं बन पाया। ये सिनेमा की फिल्म स्टडीज़ करने का एक नया ढंग आज हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले भी जिन्होंने बोला होगा निश्चित रूप से अच्छा बोला होगा व्हाट इज़ सिनेमा। मेरे बाद भी अप्रैल तक जो लोग बोलेंगे वो लोग भी विद्वान हैं, लेकिन हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो नहीं बोलेंगे, हम एक प्रोफाउंड सिंप्लिसिटी के साथ आज आए हैं, जिसमें परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं। परसेप्शन या जहाँ पर माइंड नहीं है, परसेप्शन जहाँ पर कविता और छंद है, परसेप्शन जहाँ पर रिदम है। अगर रिदम एक बार फिल्म बनाने में इस्टेब्लिश हो गया तो पूरी फिल्म इफेक्टिव होगी। अगर रिदम ही नहीं बनेगा तो आपका सारा स्क्रीन प्ले, सारी एक्टिंग, सारा शूट बेकार जाएगा। इसलिए हम लोग के यहाँ नाट्यशास्त्र में जाना पड़ता है, जहाँ पे रस थ्योरी बताई गई है कि रस या इफेक्ट वो चीज़ होता है जो ऑडियंस को ट्रांसेंड कर दे, वो जिस मेंटल स्टेट में है उससे बियॉन्ड उसको ले जाए। तो पहले तो वो एंगेज करेगा ना, तो आप एंगेज करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसे शॉट्स दिखाएंगे, अचानक ऐसी एडिटिंग दिखाएंगे कि 5 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर 60 शॉट निकल गए। जैसे आप एक बर्फ़ी का गाना देखेंगे जिसमें वो रणबीर कपूर शायद साइकिल चला रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, और उसमें पूरा गाना है, उसमें आप देखिएगा कई बार 15 सेकेंड में 80 शॉट्स हैं, क्योंकि इतने हज़ार करोड़ की फिल्म बनानी है, वो प्रोडक्शन को दिखाना है कितना खर्चा किए हैं, लेकिन एक भी इमेज रजिस्टर ही नहीं हो रही ऑडियंस को, है ना। अब इसका उल्टा है कि पौथिर पाचारी अपू में दूर तक वो दोनों भाई बहन देखते हैं, दुर्गा और अपू, ट्रेन चली जा रही है, पहली बार ट्रेन देखते हैं वो लोग, जो काश फूल के मतलब पेड़ के पीछे से छुप के। अब वहाँ पर पता चलता है, लोग हंसी उड़ाते थे कि भाई आर्ट फिल्म में तो कोई लड़का आ रहा है तो चल ही रहा है, चल ही रहा है, तो सतीश का सिनेमा हो गया, ऐसे हंसी उड़ाते थे। बर्गमैन में आप देखिएगा तो ये बात ही नहीं है। बर्गमैन में 2 कैरेक्टर, बीबी आंद्रेसॉन और लिव हुलमैन, पर्सोना में 2 महिलाएं बात कर रही हैं, एक बोल रही है, एक चुप है। एक थिएटर की एक्ट्रेस रही है जो अचानक से चुप हो गई है, जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए दूसरी नर्स उसको वहाँ लाई है, दूसरी जगह पर फिर से बता रहे हैं, वो एक खास जगह पर वो उसको लाती ट्रीटमेंट के लिए। दैट इज मेजॉन्सी, जहाँ पर लोकेशन, एटमॉस्फेयर, कॉन्शियसनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, परिवेश चेतना, साउंड, लाइट सब डिफर कर रहा है। तो लोकेल ही हमेशा मेजॉन्सी नहीं होता है। मेजॉन्सी का मतलब है आप अपनी आइडिया को, जो बात कहना चाहते हैं, जो पोइट है वो उसको किस जगह तक ले आता है। अदरवाइज मुझे वो जो पहला वाला खंडर आप देखते हैं, अभी पद्म कौमुदी में पहले ही बहुत बड़ा सा खंडर दिखाया है जो अभी तो किसी फिल्म का इमेज नहीं बना है, उसको हम लेने गए थे पुणे से आगे अहमदनगर, वहाँ पर उसके हर तरफ हम उसको क्यों दिखा रहे हैं, हम तो ठुमरी गायिका पर फिल्म बना रहे हैं ना, तो हम मेजॉन्सिन ऐसा क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बनारस में वो रहती थी, उनके 100 कमरे की कोठी थी, और वो क्लासिकल म्यूज़िक के सिंगर थी। क्लासिकल और सेमी क्लासिकल जैसा कुछ होता नहीं है, आप जब ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी गाते हैं तो आप क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन उसमें, और हम सब लोग इन जनरल जानते हैं कि 7 सुर होते हैं, ठीक है, आप भी यही जानती होंगी, लेकिन 7 सुर से कोई भी व्यक्ति क्लासिकल म्यूज़िक नहीं गा सकता। इन पर्टिकुलर कुल 36 सुर होते हैं। 36 सुर को जाने बगैर, 36 सुर को समझे बगैर, 36 सुरों को गले में अभ्यास किए बगैर भारत का या विश्व का कोई भी वोकलिस्ट कोई क्लासिकल राग नहीं गा सकता, क्योंकि 7 सुर होते हैं, सारेगामा पधनी, षड, ऋषभ, गांधार, मध्यम और धैवत और निषाद। ये 7 सुर में भी कोमल और तीव्र होते हैं, ठीक है। जैसे कि सप्त शुद्ध स्वर हैं, षड और पंचम को छोड़ दें तो ऋषभ शुद्ध है, एक कोमल भी लगता है, कोमल ऋषभ। गा गांधार है तो शुद्ध है, तो उसका कोमल गांधार भी लगता है। मध्यम शुद्ध है तो उसका तीव्र भी लगता है, तीव्र मध्यम, एक और, ये 3 जुड़ गए। धैवत भी शुद्ध है तो कोमल भी लगता है, 4 जुड़ गए। फिर निषाद शुद्ध भी होता है, कोमल भी लगता है, 5 जुड़ गए, ठीक है। आप देखिएगा 7 और 5 12 सुर हो गए। शुद्ध षड, शुद्ध और कोमल ऋषभ, शुद्ध और कोमल गांधार, शुद्ध और तीव्र मध्यम पंचम, शुद्ध और कोमल धैवत, शुद्ध और कोमल निषाद, सारेगामा पधनी, ये 12 हो गए। 7 से 12 हुआ। अब जो है हमारी स्केल होते हैं, मध्य,
मध्य से पहले मंद्र और फिर तार, उसमें फिर 12 12 12 होते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मंद्र षट जो होता है, गले में इसका स्केल है, वो आपको जानना ही होगा, सीखना ही होगा। पहले मंद्र के 12, फिर मध्य के 12, फिर तार के 12, 12 या 36, 36 सुर होते हैं। तो 36 सुर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके असंख्य राग बनते ही रहते हैं। रविशंकर जी राग बना रहे हैं, अफजल अली खान साहब राग बना रहे हैं, परवीन सुल्ताना जी वो तो बल्कि 3.5 सप्तक में गा रही हैं। तो ये जो राग के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 36 सुरों को और बनाते चले जाना, असंख्य हो गया ना। तो अगर कौमुदी वैन मुंशी 100 कमरों की कोठी में रहती थी, तो हम उसी का रेप्लिका एक बना सकते, खंडहर हो चुका है, ठीक है। और उसमें जितने भी हमने दरवाजे, झरोके, खिड़कियाँ दिखाई हैं, वो सुरों के हैं। और अपने गुरु के सुरों को उनकी जो डिसाइपल हैं वो खोज रही हैं, सुरों के जरिए अपने गुरु को खोज रही हैं। ये वहाँ पर मेजॉन सीन है। मेजॉन सीन को समझाने के लिए पहले फिल्म दिखानी पड़ी, फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ा, क्लासिक सिनेमा के बारे में बताना पड़ा, मेजॉन सीन बताना पड़ा कि ये अलेक्जेंडर ड्यूमा ने किया है, किसी फिल्म मेकर ने नहीं किया है। और मेजॉन सीन के साथ हमें मेजॉन अबीम को भी जानना पड़ा, और सिनेमाटोग्राफी को तो जानना ही पड़ा, कैसे वो फोटोग्राफी के आगे की चीज़ है, उसको सरियलिज्म भी जानना पड़ा हमें। इतनी सारी चीज़ें जाननी पड़ी कि सिर्फ सिनेमा जो कि कॉम्पोजिट आर्ट है, उसमें हमको पेंटिंग भी जानना है, लिटरेचर भी जानना है, पोइट्री भी जानना है, रिदम भी जानना है, लाइट भी जानना है, कैमरा एंगल्स भी जानने हैं, और न जाने क्या क्या चीज़ जानना है, पूरा लाइफ को जानना है। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है, जो कि माइंड हमें नहीं बताएगा, माइंड डिक्टेट नहीं करेगा, हमारा हार्ट हमें ले जाएगा, उस पोइट को सामने लाएगा जो सिनेमा माध्यम में अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहा है। राइट, आई वाज सेइंग दैट जैसे हम पढ़ते हैं कि कुछ रस की जब उत्पत्ति होती है, जब तुम एंगेज करते हो किसी, लेट्स से तुम एक फिल्म देख रहे हो, तो हाँ, उस फिल्म के थ्रू तुम्हारे अंदर सर्टेन इमोशंस आएंगे जी, तो डिपेंडिंग ऑन कि उस फिल्म का रस क्या है, हाँ, वो रस की उत्पत्ति होगी जी। तो ये रस की तो जो उत्पत्ति होती है, द वे इट हैपेंस versus the way it happens in commercial cinema, जो कि that is more that's closer to reality, जी, इसमें की डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि रस की उत्पत्ति तो दोनों में हो रही है। हाँ, रस की उत्पत्ति दोनों में हो रही है, मतलब रस की उत्पत्ति दोनों में, ये दो कहाँ से आया? डुअलिटी तो माइंड क्रिएट करता है, रस तो एक यूनिटी है। दोनों में माने आई एम सेइंग क्लासिक सिनेमा में जैसे होती है एज कंपेयर टू कमर्शियल सिनेमा में जैसे होती है, उसमें की डिफरेंस क्या होगा? हाँ, पहली बात तो ये सोचिए कि सबसे पहले रस होता है, रस ट्रुथ होता है। तो पोएट यानी जो प्लेराइट है, नाटककार है, नाटक में वो विजुअल पोइट्री बनाने जा रहा है, काव्य, दृश्य काव्य। हमारे भारतवर्ष में गद्य नहीं होता था, रिपोर्टाज नहीं होता था, नॉवेल नहीं होता था, सब कुछ काव्य होता था। जैसे हमारे इंडियन पोइटिक्स कहा गया है, काव्य शास्त्र कहा गया है, अलंकार शास्त्र कहा गया, छंद शास्त्र कहा गया है। गद्य नहीं आता था, साहित्य शब्द नहीं था, है ना, काव्य था। अब काव्य से रस निष्पत्ति हो रही, उत्पत्ति होती है, ये लीनियर पर्सपेक्टिव है। काव्य से पहले रस है, वही एक्चुअली काव्य है, ये इन्वर्टेड पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो पहले जहाँ से आ रहा है वो डेट इज ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। जब हम माइंड को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर दे रहे हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज रस। जब हम उसको इंटेलेक्चुअली समझ के लोगों तक ले जा रहे हैं, तो काव्य रचना कर रहे हैं, जहाँ से आया दैट इज पोइट्री और रस, पोइट्री और रस। अब जब हम नाटक लिख रहे हैं दैट इज विजुअल पोइट्री, जब हम फिल्म बना रहे हैं दैट इज विजुअल पोइट्री। क्लियर? तो जब वहाँ से आया ही नहीं, हमने रियलिटी रिप्रोड्यूस किया और कमर्शियल सिनेमा बनाया, तो रस है कहाँ? सिंपल, जब हम वहाँ से लिए, माइंड से लिए ही नहीं, माइंड यानी वर्ल्ड, यानी रियलिटी, यानी रिप्रोड्यूस्ड इन आर्ट, सिनेमा आर्ट। क्लियर? उसमें रस है ही नहीं। लेकिन जिसको हम रस कह रहे हैं, जो ट्रुथ है, वो जब रिवील हो रहा है थ्रू पोएट, थ्रू कालिदास, थ्रू गोएथे, थ्रू भाष, थ्रू बर्गमैन, थ्रू तार्कोस्की, थ्रू ब्रेसों, तब तो रस निष्पत्ति हो रही ना। तो रस उत्पत्ति और निष्पत्ति ये दो भाषा के लिए कहा जाता है, न ये उत्पत्ति होती है न निष्पत्ति होती है। रस को वहन जो करता है, जो पोएट, जो एक्टर, स्टेज में तो एक्टर चाहिए, नो एक्टर नो थिएटर,
लेकिन सिनेमा में एक्टर नहीं चाहिए। हो सकता है एक बहती हुई पत्ती बता देगी, या आप नॉस्टैल्जिया का देखिए, प्रोटैगनिस्ट खड़ा है, ऊपर से किसी पंख, एक हल्का सा पंख उसके ऊपर से गिरा रहा है, पंख बता दे रहा है, नरेट कर दे रहा है सॉरी मूड को। एक्टर चाहिए ही नहीं, है ना, सिनेमा में। तो ये जो नरेशन है, कहने का ढंग है, एक चिड़िया के पंख के द्वारा, या एक पानी में कोई चीज़ बहता हुआ चला जा रहा है और पता चला उस पानी के अंदर ना जाने एक दूसरा वर्ल्ड आ गया हैरी पॉटर का, है ना। तो ये जो चीज़ है, या प्लेटफॉर्म नंबर 10.5 है जो भी है, कि उसके वहाँ भी कोई एक दुनिया है, या एलिस इन वंडरलैंड की आप देखिए, वो वंडरलैंड न जाने कहाँ से आ रहा है। तो पोइट का जो वंडरलैंड जब आता है, जो इमेजिनेशन से है, जहाँ थॉट नहीं है, माइंड नहीं है, जहाँ से आ रहा है वहाँ पर इमेजिनेशन इज क्रिएशन इज रस। तो रस तो कांस्टेंट चल रहा है ना। तो इसलिए कविता जब कविता अर्पण करता है, तो वो अर्पण करता भी कवि है, अर्पण भी कविता है। मतलब जो करने वाला जो है फिल्म मेकर है, और जो फिल्म है, पोइट और पोइट्री दोनों एक ही चीज़ हो गया। तो रस जो है उसको वो एम्बॉडीमेंट हो रहा है, कभी पोइट का, कभी एक्टर का, कभी सिनेमाटोग्राफिक इमेज का, और ऑडियंस पर रस चला जा रहा है। इसको साधारणीकरण कहा गया नाट्यशास्त्र में। दिस इज रस थ्योरी। हाँ, उसके लिए आप डिटर्मिनेंट कॉन्सिक्वेंस को लाते हैं, यानी कि विभाव और व्यभिचारी भाव को। जब आप विभाव लाते हैं, व्यभिचारी भाव लाते हैं और अनुभाव लाते हैं, इसका संयोग रस की निष्पत्ति करता है। ये समझाने के लिए बताया गया है कि आप डिटर्मिनेंट के यूज़ करें। तो सिनेमा बनाने में जो फिल्म मेकर है, जो पोइट है, उसके लिए डिटरमिनेंट क्या होगा, विभाव क्या होगा, वो जो फॉर्मलेस है। हमेशा मैं आपको अभी कोई चीज़ बहुत ऐसा कुछ बोलूँ एरोगेंटली जिससे आप ऑफेंडेड हो जाएं, तो मैं तो विभाव हो गया, आपके चेहरे पर भाव आएगा। लेकिन कई बार थॉट भी हमारा विभाव होता है ना। हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई किसी की याद आ गई और हम दुखी हो गए, तो हमारे चेहरे पर अनुभाव आ गया, थॉट डिटरमिनेंट हो गए, हुआ। तो आउटर और इनर। और एक तीसरा डिटरमिनेंट भी होता है कि जब माइंड नहीं है, नो माइंड स्टेट में है, शांत हैं, हम शांत रस में हैं, और अचानक से ट्रिगर किया कुछ नई बात, जिसको हम आइडिया कह रहे हैं, जिसको ट्रूथ कह रहे हैं, ट्रूथ रिफ्लेक्ट किया, सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस। वो एक साउंड के रूप में हो सकता है, एक लाइट के रूप में हो सकता है, एक अल्फाबेट के रूप में हो सकता है, वर्ण। वो जो आया, दैट इज डिटर्मिनेंट एक्चुअली इन ट्रूएस्ट सेंस, इन द ट्रूएस्ट सेंस। वो डिटर्मिनेंट है फिल्म मेकर, एक पोइट के लिए। और उसके आधार पर वो रिदम बनाता है फिल्म को एडिट करने का। क्योंकि जब वो पोइट फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, तो सिनेमाटोग्राफी से सिर्फ सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस लेता है, उसको कोई स्क्रीन प्ले नहीं होता है, उसको राइटर नहीं चाहिए। क्योंकि जब जो पोइट फिल्म मेकर है, जब वो फिल्म बनाता है, उसका जो लिटरेचर है वो उस लिखे हुए लिटरेचर से भिन्न होता है। वो प्रेमचंद की सदगति और शतरंज के खिलाड़ी, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा की जो कहानी उसकी रोटी और माया दर्पण, वो नहीं होता है। सिनेमा के लैंग्वेज में जो लिटरेचर बना, उसको जब लिखा जाएगा तो एक नया लिटरेचर होगा, जिसको ये लोग कह गए हैं, अभी तक किसी ने लिखा नहीं है। हम लोग स्क्रीन प्ले पढ़ते हैं, हम लोग सीगल जब सत्यजीत रे के स्क्रीन प्ले को अभी कल मुझे दिखा रहा था, नागरिक जो ऋतु घटक की फिल्म है, उसका स्क्रीन प्ले ईरा भास्कर ने, जो कि आर्ट एंड एस्थेटिक्स में है JNU में, उन्होंने उसको किया, नागरिक पर किताब निकाली, पूरी स्क्रीन प्ले इंग्लिश में है। तो स्क्रीन प्ले को लिख देना ये लिटरेचर नहीं हुआ सिनेमा का, क्योंकि वो भी इन लोगों से लिखवाया जाता है। सिनेमा जो बनती है जिस स्क्रीन प्ले पर, और जो स्क्रीन प्ले पब्लिश किया जाता है, दोनों में फ़र्क होता है। वो उसका रीडिंग मटेरियल बनाने के लिए उस ढंग से वो मॉडिफाई करते हैं फिर, है ना। लेकिन हम कुछ और बोल रहे हैं। सिनेमा लैंग्वेज में जो फिल्म बनी बिना स्क्रीन प्ले के, वो जो लिटरेचर बना, उसको लिखा जाना, वो लिखा हुआ लिटरेचर है इन ब्लैक एंड वाइट, जो तारकोस्की ने भी कहा किया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं है। ये एक नया काम हो सकता है, PhD हो सकती है इस पर। तो एक दूसरे तरह की फिल्म है, दूसरे तरह की जॉनरा की हम लोग तब से बात कर रहे हैं, तभी हम लोग मेजॉन सीन को समझ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग उसी कन्वेंशनल ढंग से ही समझते जाएंगे, भाई मेजॉन सीन ये होता है, तो फिर तो गूगल आपको अच्छा बता देगा या कोई बुक अच्छा बता देगा। एक पर्सन की क्या ज़रूरत है जो इसी को 20-30 साल से रेगुलर लाइफ में अटेन कर रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, इसलिए वो दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करने जा रहा है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। वो जो अटेन कर रहा है, उस अटेनमेंट को इतना वाइड कर दे रहा है कि दूसरों के लिए शेयरिंग हो जा रही है। तो इसको हम सब्लिमिनल लव कह रहे हैं। हम जिसको महसूस कर रहे हैं, आप जान भी नहीं पा रहे हैं, आप तक वो पहुंच जा रहा है।
और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ पोएटिक सिनेमा और क्लासिक सिनेमा. So one last question. जी जी So this बोलिए is ना. very specific. जो फिल्म है स्पर्श, नसीर सर एंड शबाना आजमी मैम की, उसमें एक सीन होता है जब वो Nasir sir's character, he is a principal at a blind school and he himself is blind, so he can't see, right? And वो उनको एक डॉक्टर के घर पे जाना है and वो किसी से पूछते हैं कि डॉक्टर का घर कहाँ पे है, और वो उनको बता देता है कि ऐसे सीधे जाके राइट चले जाना, और पर ही कांट सी. और वहां पे शबाना आजमी आपका जो कैरेक्टर है वो गाना गा रहा है. वो म्यूजिक तो होता है, उसी म्यूजिक को सुनते हुए नसरुद्दीन शाह उधर बढ़ते हैं. एग्जैक्टली. एंड फिर वो फर्स्ट सीन तो म्यूजिक को फॉलो करते शुरू में करते. ही है ये, माने फिल्म की शुरुआत में ही है कि नसरुद्दीन शाह शबाना आजमी घर जाते हैं, उस गाने को सुनते हुए उन तक पहुंच जाते हैं. सोर्स ऑफ द सॉन्ग एक चौराहा जैसा होता है, सुनसान रास्ता, और वो ऐसे आते हैं और ऐसे मूव कर जाते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं. शबाना आजमी गा रही हैं. हाँ राइट ठीक. राइट. तो अब इसमें थ्रूआउट सीन there's no dialogue, उसमें सिर्फ जस्ट शबाना मैम सिंगिंग एंड उनके जो गाने के लिरिक्स हैं they're very reflective of कि whatever she is, her character is going through. And throughout this कनु रॉय का म्यूजिक था उसमें. वनराज भाटिया, कनु रॉय, हाँ इन्हीं लोग का म्यूजिक देते थे ना उस समय. हाँ What I'm trying to ask is कि वो पर्टिकुलर सीन जो है ना एक तरह का एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है उन दोनों में, जो कि फिर थ्रू आउट द फिल्म एग्जैक्टली इट गोज ऑन. बिल्कुल. So can that be an example of missing scene? That's all I want to ask. ये जो चीज़ आपने बताया, उसमें हमारे यहाँ सिनेमा में ये सब एलिमेंट है ना, कलर, साउंड, एक्टिंग, म्यूजिक. तो जहाँ पर हमको वर्ड की ज़रूरत नहीं है, उसको जहाँ पर म्यूजिक लाएंगे. इस बात को समझने के लिए नोट्स ऑन सिनेमाटोग्राफी किताब है रॉबर्ट ब्रेसों की, उसमें ये बात पहले कही गई, फिर सही परंजपे ने इसको पढ़ा है और फिर इसको यूज़ किया है. उसमें कहा गया है जहाँ पर आपको वर्ड की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर साउंड की यूज़ करिए, जहाँ पर डायलॉग की ज़रूरत नहीं है वहाँ लाइट का यूज़ करिए, कोई कलर की यूज़ करिए, कलर की भूमिका है. और जहाँ पर साउंड की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर डायलॉग की यूज़ करिए, वर्ड की यूज़ करिए. तो वहाँ पर डायलॉग की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने म्यूज़िक का यूज़ किया अकॉर्डिंग टू ब्रेसों. ये ब्रेसों स्कूल है और उनकी किताब जो है, एक तो नोट्स ऑफ सिनेमाटोग्राफ बहुत ही पतली सी किताब है, स्लिम बुक, उसमें ये बात साफ लिखी हुई है. प्लस मिसिसिपी यूनिवर्सिटी ने ब्रेसों के साथ इंटरव्यूज़ का एक हार्ड बाउंड वो इंटरव्यू का कलेक्शन निकाला है, उसमें भी ये सब बातें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं, है ना. तो सही परंजपी जिससे मेरी इस पर बात भी हुई है, मैंने समझा था ये वो जो शॉट है जो नसीर साहब आ रहे हैं और घूमते हुए चले जाते हैं उनके पास, ये शायद पुणे का होगा, लॉ कॉलेज रोड का. लेकिन हम अभी मिले थे जुहू में, जो इस्कॉन के पास एक कैफ़े है, वहाँ हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, तो उन्होंने बताया ये दिल्ली का शॉट है. जबकि हम इसको क्योंकि उसका इतना साफ़ सुथरा सुंदर रोड दिल्ली में नहीं दिखता है, तो उन्होंने बताया कि पूरा शॉट दिल्ली का है. और हम लोग अभी 2020 में हम लोग मिले थे, और उन्होंने इसको और भी चीज़ें, हमने उनसे बात की चीज़ों की, स्पर्श के बारे में. क्योंकि कनु रॉय पहले एक्टर थे, फिर म्यूजिशियन थे. आपने अगर बासु भट्टाचार्य की फिल्म देखी होगी आविष्कार, अनुभव, तो कनु रॉय का म्यूज़िक है. तो इसमें को प्रोड्यूसर भी थे बासु भट्टाचार्य स्पर्श में, और कनु रॉय हैं. तो कनु रॉय का म्यूज़िक आपको बिल्कुल अलग लगेगा. तो हम लोग इस पर भी बात किए थे, और ये मुझे उन्हीं से पता चला कि वो पुणे का लॉ कॉलेज रोड नहीं है, बॉम्बे भी नहीं, वो दिल्ली का शॉट है. और वो शॉट सबको अच्छा लगता है. लेकिन ये क्लासिक सिनेमा में ऑलरेडी हो चुका है. मतलब मैंने ब्रेसों की अगर नोट्स ऑफ सिनेमाटोग्राफ पढ़ी है तो होता है. थैंक यू सर, that was all. Thank you. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा कि आप इतना इन्वॉल्व हैं. आप क्या करती हैं? I'm a student, MACG की फर्स्ट मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ मैं. अच्छा, फिल्मों में रुचि है आपकी? हाँ जी. हाँ, तो आप क्या करना चाहती हैं? मैंने राइटिंग करना चाहती हैं, फिल्म बनाना चाहती हैं, कैमरा करना चाहती हैं, क्या? I think it would be writing. राइटर, वेरी गुड. तो आपने जो फिल्म मेकर्स और फिल्मों का नाम मैंने लिया, उनमें से कुछ देखी है? नहीं. आप आज ही पर्सोना देखिए, और कल क्राइज एंड विस्पर्स देखिए, और फिर वो जो चेम्बर फिल्म्स मैंने बताई बर्गमैन की, फिर और फिल्में भी देखिएगा, डबल लाइफ ऑफ वेरोनी वगैरह देखिए. आप एकदम दूसरी दुनिया से शुरू ही होंगी. Definitely. Good evening, sir. And he might convey all your doubts to Gautam Chatterjee, sir. So, sir, if you don't have any problem, is it fine with you? Yeah, I have already finished myself.
Yeah, so let's go forward to the word of thanks for today. I wish everyone a perfect afternoon. It has been an honor bestowed upon me to propose the vote of thanks on today's extraordinary occasion. On behalf of the University of Mumbai's Department of Communication and Journalism, I would like to thank our guest, Mr. Gautam Chatterjee sir, who graced today's session and gave us his valuable time and made it like to end today's session here. Special thanks to Mr. Prasad sir as well and all the students present here in this session for making this lecture possible. Thank you and have a great day, all of you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Department, university, all students, Thank you, all sir. professors. Thank you so much. Thank you, Gautam sir. This is Prasad Thakur, Professor, Department of Communication and Journalism. Yes. बहुत ही शानदार लेक्चर रहा। मुझे लगता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेके फिल्म हिस्ट्री और फिल्म हिस्ट्री से लेके कंटेम्प्रेरी सिनेमा, उसके डिफरेंशिएशन, क्लासिक सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा और उसकी जितनी भी बारीकियां जो फिल्म्स की आपने बताई वो बहुत ही खूबसूरती से, आसान तरीके से, आसानी से बताई। मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे पूरे लेक्चर्स में, इसलिए मैंने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। एंड तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि और भी क्वेश्चंस आए, बट यार टाइम कम है इसलिए, या फिर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके और भी लेक्चर हमें मिले ताकि स्टूडेंट्स और भी सिनेमा के बारे में, सिनेमा के और पहलुओं के बारे में, फिल्म मेकर्स, क्रिटिक्स के बारे में जाने। और जिस तरह से आपका लेक्चर हुआ, बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रुचि, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मास मीडिया, सभी स्टूडेंट्स मास मीडिया के बहुत सारे अलग अलग मीडियाज में जाना चाहते, बट कहीं ना कहीं जो प्रिंट मीडिया या टेलीविजन या और मीडियाज में जाना चाहते, डिजिटल मीडियाज में, वो जरूर कहीं ना कहीं तो फिल्म के लिए भी प्रेरित हो रहे होंगे, हो गए होंगे। और चाहूंगा कि आपके लेक्चर्स हमें इस तरह से मिले ताकि हम फिल्म्स को एक अलग नजरिए से देखें, सिर्फ एक कमर्शियल नहीं, बट वो एक आर्ट है, जिसे आपने कहा कि एक पोएट्री है, उस तरीके से हम फिल्म को समझे, बनाए और कंट्रीब्यूशन करें। इस तरह से हम स्टूडेंट्स को अपने जिस तरह से प्रेरित किया है, बहुत ही अच्छा लगा। आप यहाँ पे आए, आपने लेक्चर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अविरत thanks for overall introduction and vote of thanks or overall organizing team to conduct such a nice lecture. Thank you so much, sir. मैं आपके कांटेक्ट में आऊंगा और चाहूंगा कि और भी लेक्चर्स हो। पांडे सर से मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा। यस सर, हम चाहेंगे आप जरूर मुंबई यूनिवर्सिटी में आए। और मैं आ चुका हूँ उसके पहले, इंग्लिश डिपार्टमेंट में मैं आया था और वेस्टर्न इम्पैक्ट ऑन ड्रामा, और कई बार मैं अलग अलग वहाँ गेस्ट हाउस में रहा हूँ, कई बार अलग अलग लेक्चर्स देख चुका हूँ। गुड इवनिंग सभी को। Thanks, sir. जी। Thank you. Very good. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank Have you. a great day. Thank you to all of you. Thank you, Yeah, sir. yeah, जी। Appreciate it.